इस वीडियो में मैं दो चैप्टरों का रिवीजन कराने वाला हूं। एक तो हो गया हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा हो गया है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। और मैं इसमें बात करने वाला हूं नेप्थलीन के बारे में, और आपका पेरिडीन के बारे में, पायरॉल हो गया है और आपका हो गया है फ्यूरॉल हो गया है। इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसके बाद मैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के बारे में बात करूंगा। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा तो और इसमें मैं पूरी जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन करूंगा। हेटेरोसाइक्लिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत लेंथी चैप्टर है लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस चीज पे बात कर रहा हूँ। तो हम शुरू कर रहे हैं, हम नेप्थलीन से शुरू कर रहे हैं। नेप्थलीन एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और नेप्थलीन जिसे हम हिंदी में घर में हम किसे कपूर नाम से भी जानते हैं। नेप्थलीन क्या होता है, आप क्या कर देते हैं, दो बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं और ये एरोमेटिक होता है। ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये इसका ये फ्यूज हो गया है, इसका नाम नेप्थलीन है। नेप्थलीन की बात करूं मैं अगर यहाँ पे, तो इसके पास की बात करूं मैं यहाँ पे, तो अगर मुझे नंबरिंग करनी होगी तो मैं कैसे नंबरिंग करता हूँ मैं ये बता देता हूँ आपको। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है और बीच में यहाँ पे 9 है और 10 है। तो 9 और 10 वाला कौन सा हिस्सा है, ब्रिज वाला हिस्सा है। ये नंबरिंग हो गया। अगर मैं बात करूं, अगर इसका मैं एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया आपका, ये हो गया और ये हो गया है। बेसिकली ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ब्रिज वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए भी है और इस रिंग के लिए भी है। मतलब क्या है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये इस रिंग के लिए, ये दोनों रिंगों के लिए क्या है, कॉमन सा है। अगर मैं बात करूं मैं बात करूं अगर, तो इसके बाद 4 अल्फा पोजीशन होती हैं। अल्फा 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 4 अल्फा पोजीशन होती है और 4 बीटा पोजीशन होती हैं। ये बीटा पोजीशन है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा पोजीशन हो गई है। कितनी पोजीशन, 4 अल्फा पोजीशन होती है, 4 बीटा पोजीशन होती हैं। अगर बात करें तो आपका जो अल्फा वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर मैं बात करूं आपका ये वाली बॉन्ड, दो तरीके की बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पे, एक अल्फा वाली और दूसरा वाली। एक होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम या फिर 137 पिकोमीटर भी कह सकता हूँ मैं उसको, या फिर 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। ये अल्फा वाली बॉन्ड लेंथ और ये बीटा वाली बॉन्ड लेंथ हो गया है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है इसके बारे में। किसके बारे में, नेप्थलीन के बारे में। ठीक है जी। अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे नहीं आ रहा हूँ, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले सीधे मैं केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ, इसका नाइट्रेशन करता हूँ, तो नेप्थलीन का जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, वो 1-2 पोजीशन पे होती है। कौन सी पोजीशन पे होती है, देखो इसके पास, देखो दो चीजें हैं, इसके पास डबल बॉन्ड भी है और इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड भी है। क्यों, दो तरीके के बॉन्ड है, इस पे डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। ये हो गया है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। तो मतलब इसको एडिशन रिएक्शन भी देना चाहिए और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देना चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देता है क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस की वजह से वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। बेंजीन यही वजह है, ध्यान दो, बेंजीन एडिशन रिएक्शन प्रेफर नहीं करता, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है वो रेजोनेंस का हिस्सा होता है, वो स्टेबलाइज हो जाता है। सेम रीजन है दोनों का। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये 1-2 पोजीशन पे होता है। अगर मैं नाइट्रेशन करूं, HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करूं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अल्फा पोजीशन पे अल्फा प्रोडक्ट और आपका बीटा प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपका। तो यहाँ पे ये हो गया है, ये अल्फा वाला पोजीशन हो गया है, NO2 हो गया है और आपका बीटा प्रोडक्ट हो गया, एक बीटा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हो गया है, एक ये हो गया NO2 और एक ये बीटा पे NO2 हो गया है। मैं इसको 1 प्रोडक्ट भी कहता हूँ, 2 प्रोडक्ट भी कहता हूँ। अल्फा प्रोडक्ट होता है ये और ये बीटा प्रोडक्ट है। ये अल्फा प्रोडक्ट है और बीटा प्रोडक्ट। अल्फा प्रोडक्ट हमेशा में इस केस में मेजर प्रोडक्ट होता है। अल्फा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। किसके केस में, नेप्थलीन के केस में। ठीक है जी। और अब दूसरी बात जो आती है हमारा सल्फोनिनेशन। अब मैं अगर सल्फोनिनेशन कर रहा हूँ, इसका ये समझ में आ गया होगा। इसी नेप्थलीन का सल्फोनिनेशन कर रहा हूँ मैं। नेप्थलीन, ये नेप्थलीन है, ये नेप्थलीन है,
नैप्थेलीन है, H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन। और अगर आपके पास लो टेम्परेचर है, और अब दूसरा केस है आपके पास H2SO4 सल्फोनेशन हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका वो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, और वो होता है आपका 1 प्रोडक्ट बनता है या अल्फा प्रोडक्ट बनता है। और हाई टेम्परेचर के पास आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो बीटा प्रोडक्ट बनता है या 2 प्रोडक्ट बनता है SO3H। अंतर क्या है, ये अल्फा प्रोडक्ट है और ये क्या है, बीटा प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट होता है ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, KCP वो होता है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, और ये होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, TCP होता है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। लो टेम्परेचर पे 1 प्रोडक्ट बनेगा, 1 पे सब्स्टिट्यूशन होगा, और हाई टेम्परेचर पे 2 पे होगा, और 1 क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाए, उतार दिया होगा आपने, लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाए कि मुझे नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। मैं एक साथ करके बता रहा हूँ सबको एक साथ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मेरे पास ये नैप्थेलीन है, इस नैप्थेलीन पे मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करूँ। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या किसके साथ रिएक्शन करते हैं, RX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ करते हैं। आपके पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट मिलेगा। ये 1 प्रोडक्ट हो गया आपका, और इसी तरीके से आपको 2 प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा, 1 प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा एल्काइलेशन पे, ठीक है जी, कोई समस्या। एसाइलेशन, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा बेसिकली, HX बाहर निकलेगा और एल्काइल वहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है जी। एल्काइलेशन, ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर मुझे इसी का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना होगा, क्या करना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करना होगा मुझे इसी का, तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। थोड़ा मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है। ये नैप्थेलीन है आपके पास, ये नैप्थेलीन है, और यहाँ पे क्या है मेरा, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है मेरा। और अब क्या हो जाएगा मेरा, एसाइलेशन में हम क्या, एस्टाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, HCl बाहर निकलेगा। ये दोनों में से कोई भी निकल सकता है, 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा। 1 प्रोडक्ट बनेगा तो 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये हो गया है आपका C डबल बॉन्ड O और R, और इसी तरीके से 2 प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है जी। आपको इसमें नैप्थेलीन के केस में आपको सिर्फ बात याद रखने वाली बात यह है कि आपका 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट आपके बनते हैं, ठीक है जी। रिडक्शन, बस ये हो गया है। हमने नाइट्रेशन किया, हमने सल्फोनेशन किया, और हम क्या करेंगे हम हैलोजिनेशन करेंगे। हैलोजिनेशन पे भी 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ही मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बने। मैं वैसे हैलोजिनेशन भी कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसका हैलोजिनेशन Br2 के साथ करूँ तो 1 प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट मुझे दोनों मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये 1 प्रोडक्ट है मेरे पास, इसी तरीके से मेरे पास क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन मेजर कौन सा होगा मेरा, 1 प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, ठीक है जी। इतनी सी बात हो गई है। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, देखो जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो बता देता हूं मैं। रिडक्शन की बात करूं मैं रिडक्शन करवा रहा हूँ इसका, ठीक है। दोनों से दो रिडक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको। पहला हो गया है C2H5O और Na अल्कोहल, और दूसरा हो गया है Na इन लिक्विड अमोनिया। दो रिडक्शन है। तो जब मैं इसके साथ इसका रिडक्शन करता हूँ तो तब मेरे पास क्या बनता है, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। अंतर क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस समय डबल बॉन्ड नहीं है। इसको हम टेरुलीन कहते हैं। और लिक्विड अमोनिया के केस में क्या है, रिडक्शन वहां पे भी हो रहा है लेकिन एक डबल बॉन्ड वहां पे बचा हुआ है। इसको ऐसे लिखिए, लो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बचा हुआ, एक डबल बॉन्ड खत्म हो गया है, ठीक है। अंतर हो गया है, ये दोनों में अंतर है। अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं Cr2 लिखो, पहले इसको लिख दो जल्दी से, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका अब रिडक्शन हो गया है, अब ऑक्सीडेशन करवाते हैं इसका। इसी का क्या कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। KMnO4 के साथ करूं अगर, तो KMnO4 के साथ अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये मुझे क्या दे देता है, COOH। क्या कहते हैं इसे, कौन सा एसिड है ये,
थैलिक एसिड दे देता है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसका CrO3 के को एल कह रहा है तो नेप्थलीन क्विनोन देता है, ये अंतर है, ठीक है। KMnO4 के साथ CrO3 के साथ दोनों में प्रोडक्ट, ये नेप्थलीन क्विनोन है और ये क्या है, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेप्थलीन को खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा नेप्थलीन, इसके बाद जो दूसरा मुझे बात करना है वो पिरिडीन की बात करनी है। मुझे किसकी बात करनी है, जल्दी जल्दी देख रहा हूँ मैं, पिरिडीन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, पिरिडीन की बात करनी है, पिरिडीन की बात करनी है। किसकी बात करनी है, पिरिडीन की बात करनी है। पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N। ये किसकी बात हो रही है, पिरिडीन की बात हो रही है। पिरिडीन कैसा होता है, पिरिडीन ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिरिडीन का फॉर्मूला ये हो गया है, C5H5N हो गया है। ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, ये एरोमेटिक होता है। ये 4n+2 सिस्टम को फॉलो करता है, हकल रूल को फॉलो करता है। हाँ, और ये कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। एक सवाल मैं यहाँ से भी और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए पिरिडीन और पायरोल, पिरिडीन और पायरोल दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, पिरिडीन और पायरोल, तो पिरिडीन ज्यादा होता है, मोर बेसिक। बेसिक तो दोनों ही हैं, लेकिन पिरिडीन ज्यादा बेसिक होता है, पिरिडीन ज्यादा बेसिक होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है। ये लोन पेयर किसका हिस्सा नहीं है, रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है, इसीलिए ये लोन पेयर वो इजिली डोनेट कर सकता है। लेकिन पायरोल के केस में पायरोल के केस में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का हिस्सा है। हाँ, इस केस में क्या है, लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा है, लेकिन पिरिडीन के केस में लोन पेयर रेजोनेंस का हिस्सा नहीं है। मतलब क्या है कि अगर इस पे मतलब क्या है कि लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है इसके पास, इसलिए मोर बेसिक है, लेकिन ये लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। अगर लोन पेयर को डोनेट करने जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, और अपनी एरोमेटिसिटी को वो खत्म नहीं करना चाहेगा, इसीलिए पिरिडीन मोर बेसिक होता है पायरोल से, ठीक है जी। पिरिडीन और पायरोल से बात हो गई है, ठीक है, इतनी सी बात हो गई है। थोड़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देता हूँ, बहुत सारी मेथड है, लेकिन जो याद रहेंगे मैंने आपको वो बतानी है। पहली हो गई है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया है ट्वाइस ऑफ इन अमोनिया के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो ये मेरा पिरिडीन दे देता है, मुझे क्या देता है, पिरिडीन देता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसलिए मैंने गोला दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है जी, समझ में आई बात। हाँ, ये पहला मेथड है। दूसरा लैब मेथड क्या है आपका, ये हो गया है आपका इस तरीके से COOH, और अगर मैं इस पे सोडा लाइम की रिएक्शन करूँ, ये डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन है, तो ये मेरे को पिरिडीन दे देगा। क्या दे देगा, मुझे पिरिडीन दे देगा, ठीक है जी, पिरिडीन दे देगा। इसी तरीके से ये हो गया है वीक बेस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, ये देता है, हाँ ठीक, चलो इतनी सी बात हो गई है। अब पिरिडीन की बात करूं मैं, पिरिडीन के बारे में दो बातें याद समझनी है मुझे। पिरिडीन के बारे में देखो, पिरिडीन इंपॉर्टेंट है, पिरिडीन के बारे में दो बातें समझो। यहाँ पे नाइट्रोजन है, पिरिडीन के बारे में दो बातें समझो, ये हो गया है, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो इसका मतलब ये हो गया है, ये एडिशन रिएक्शन भी देगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देगा, जैसे बेंजीन के केस में भी है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रीफर करता है। ध्यान रखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बात सिर्फ ध्यान देने की है बस, उसमें ये है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 3 पोजीशन पे होती है। कौन सी पोजीशन पे होती है, 3 पोजीशन पे होती है। कौन सी पोजीशन पे होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है मेरी 3 पोजीशन पे होती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक पोजीशन मेरी 2 और 4 पोजीशन पे होती है। कौन सी पोजीशन पे होती है, 2 और 4 पोजीशन पे। ऐसा क्यों है, जरा इसको भी देख लेता हूं मैं। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बाकी तो आपको आगे की सब बातें समझ में आ जाएंगी। ये मेरा नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये कुछ ऐसा है,
ठीक है जी। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है जी, कुछ ऐसा है ये। ठीक है, तो आपका 1 यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो मैंने कौन सा कहा था आपको, 3 पोजीशन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पोजीशन पे होगी। कौन सी पोजीशन पे होगी, 3 पोजीशन पे होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या करते हैं, हम नाइट्रेशन करते हैं, सल्फोनेशन करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं। तो मतलब इतनी सारी रिएक्शन अगर हो रही होगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो सब कौन सी पोजीशन पे होंगे, 3 पोजीशन पे होंगे। और इसके अलावा जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, 2 और 4 पे होगा। बात समझे आप? ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा होता है। मेरे को इतना मतलब है। खैर काम की बात इतनी ये है कि अगर नाइट्रोजन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो तीसरी पोजीशन पे होंगी, और बाकी जो रिएक्शन होंगी वो कौन सी पोजीशन पे होंगी, दूसरी पोजीशन पे होंगी, दूसरी चौथी पोजीशन पे होंगी। मैं 1-2 करके, वैसे इतने से काम चल जाएगा मेरा, मैं 1-2 करके बता देता हूँ आपको और इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको। तो जैसे पहला हो गया है मेरे पास, पहली रिएक्शन है मेरे पास, जैसे पहली रिएक्शन है मेरे पास, ये पिरिडीन है मेरे पास, पिरिडीन है। ठीक है, और अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे NaNO2 के साथ नहीं करता है क्योंकि वो इस केटन बना देगा, तो ये KNO2 के साथ, KNO3 / H2SO4 के साथ करते हैं हम, तो ये क्या दे देता है मुझे, 3 प्रोडक्ट दे देता है, 3 प्रोडक्ट। और 3 प्रोडक्ट कहाँ पे मेरा, 1 2 3 यहाँ पे, NO2 यहाँ पे। हाँ, अगर सल्फोनेशन भी बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, वो भी कहाँ पे बनेगा, 3 प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, 3 पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइल, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन होगा तो प्रोडक्ट कैसा होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होगा, OC⋅OR, इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। हैलोजिनेशन का भी यही प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी, ठीक है, हो गया, ठीक। हाँ, अगर मैं अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा, नहीं मैंने बता दिया था आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होंगी इसकी, ये पिरिडीन है, ये पिरिडीन है, तो न्यूक्लियोफिलिक, अच्छा अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन करता हूँ NaNH2 के साथ, NaNH2 के साथ करता हूँ, तो ये कहाँ पे प्रोडक्ट देगा, अब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। अगर RMgX के साथ रिएक्शन होगी तो MgX और H यहाँ पे आ जाएगा, R कहाँ पे आएगा आपका ग्रिग्नार्ड के साथ, यहाँ पे R यहाँ पे आएगा आपका, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा। मैंने आपको बता दिया है, ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा था वो उससे पहले, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे होंगी, दूसरी पोजीशन पे होंगी और चौथी पोजीशन पे होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट है आपका पायरॉल। क्या है, पायरॉल, पिरिडीन हो गया है, पायरॉल। पायरॉल क्या है, पायरॉल है। पायरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, पायरॉल होता है बेसिकली कुछ ऐसा, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे पायरॉल होता है। इसका फॉर्मूला होता है C5H कितना होगा, ठीक है, H5N, ये पायरॉल है। ठीक है, NH, ठीक है, NH, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, NH हो गया है। बेसिकली ये जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस का हिस्सा होता है, इसीलिए ये क्या होता है, वीक बेस होता है। ये क्या होता है, वीक बेस होता है। लेकिन अगर इसकी एसिडिटी की बात करें, अगर इस हाइड्रोजन को ये बाहर भेज दे, हाइड्रोजन को भेज दे, फेंक दे, एसिडिटी शो करे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या हो जाएगा, एसिडिटी। तो इसकी एसिडिटी हम कंपेयर कर सकते हैं फिनॉल के साथ। इसकी एसिडिटी किससे कंपेयर कर सकते हैं कि मतलब ज़्यादा कम, बेसिक तो ये बहुत कम होगा लेकिन एसिडिक बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे ये इस हाइड्रोजन को बाहर भेजेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी फिनॉल के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, बनाते कैसे हैं हम, फ्यूरॉन होता है, ये फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन पे मैं अगर अमोनिया की रिएक्शन करूँ तो वो मुझे क्या दे देगा, पायरॉल दे देगा। क्या देगा, देगा पायरॉल दे देगा। दूसरा,
दूसरा हो गया है इसी तरीके से, यहाँ पे ये हो गया है हाइड्रोजन है। अगर मैं डिहाइड्रेशन करूँ तो तब भी मुझे ये प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है जी, 2 हो गए हैं। तीसरा हो गया है मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH ट्वाइस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पे भी सेम प्रोडक्ट मेरा मिल जाएगा मुझे। ठीक है जी, कोई समस्या? ठीक है, ठीक यहाँ पे ठीक है, मैंने कहा था हाँ, अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक, इसके बारे में खास बात ये है, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो 2,5 पोजीशन पे होंगी। कौन सी पोजीशन पे होंगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2,5 पोजीशन पे होंगे। नाइट्रोजन अगर यहाँ पे है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, मतलब यहाँ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर NO2 जुड़ेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा, SO3H यहाँ पे जुड़ेगा, वो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पे होगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन यहाँ पे होगा। हाँ, हेलोजिनेशन के केस में इसमें क्या होता है, सब हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पोजीशन पे हो सकता है। हेलोजिनेशन तो सिर्फ चारों पोजीशन पे हो जाता है इसका। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट है फ्यूरॉन। हाँ बस, हाँ फ्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे बहुत लेंथी हो रहा है ये, इस पे हाँ एक सवाल यहाँ से ये भी पूछ सकता है वो आपसे कि ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पायरॉल, 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 फ्यूरॉन, फ्यूरॉन, थायोल, थायोल और बेंजीन। ये एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है ये? एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है, एरोमेटिसिटी का। यहाँ से ये सवाल पूछ सकता है, रे एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। और अगर मुझे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना होगा तो पायरोल, फ्यूरॉन, थायोल और बेंजीन, ये ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर है ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और ये किसकी ऑर्डर है? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है और वो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, ये हो गई है बात। ठीक है, आखिरी के 10 मिनट मेरे पास है, मैं 10 मिनट और ले रहा हूँ और इस 10 मिनट में मैं यहाँ पे मैं एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, दूसरी यूनिट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और ऑर्गेनिक ख़त्म कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ना है? 3-4 चीज़ें पढ़नी है, 8 मिनट में है मेरे पास। दूसरा है एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स। इसी बात को, इसी टॉपिक को हम कैसे पढ़ते हैं? इसी को हम एक्टिव को हम रिएक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या ब्रिज मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। 3 इसी के नाम है। इसमें होता क्या है, आपका जो मिथाइलिन ग्रुप होता है CH2, ये जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप इस ग्रुप को हम मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। बेसिकली दोनों साइड से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा मिथाइलिन ग्रुप बीच में फंस जाता है 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या हम ब्रिज मिथाइलिन और एक्टिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? साइनो है, CO है, OCH3 है, C डबल बॉन्ड OCH3 हो गया है एक्स्ट्रा। ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है जी। दूसरी चीज, अगली चीज आती है कि इनके बारे में, ठीक है, ये बता दिया मैंने। हाँ, कुछ एग्जांपल बता देता हूँ रिएक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स के। ये हो गया है, देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। इतना वाला हिस्सा क्या है? कीटो है। और ये वाला हिस्सा भी क्या है? कीटो है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बीटा डाइकीटो कहते हैं, बीटा डाइकीटो कहते हैं, पहला। दूसरा, आपके पास एक कीटोन हो गया, एक कीटोन हो गया, मिथाइलिन ग्रुप हो गया, और आपने एक क्या लगा दिया है? एस्टर। ये क्या है? एस्टर है। और ये क्या है? कीटो। तो इसका नाम है बीटा कीटो एस्टर। इसका नाम क्या है? बीटा कीटो। इसका नाम क्या था? डाइकीटो एस्टर, डाइकीटो। तीसरा, आपके पास CH3, O, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O और OC2H5। ये एस्टर है, ये एस्टर है, और ये भी क्या है? एस्टर है। दोनों एस्टर है।
ये एस्टर है और ये भी क्या है, एस्टर है, दोनों एस्टर है, तो इसका नाम क्या होगा, डायस्टर। क्या होगा इसका नाम, डायस्टर। बीटा कीटो एस्टर, बीटा डाइकीटो डायस्टर, बीटा कीटो एस्टर, ये तीनों एस्टर एस्टर कीटो कीटो एस्टर कीटो कीटो, तीन चीजें होंगी, ये एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स है। अब जो सवाल आता है, एक और चीज आती है बात यहाँ से कि एक्टिव मिथाइलिन जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में दो बातें ध्यान देनी है मुझे, वो क्या होती हैं, एक तो उनका जो हाइड्रोजन होता है, उनका जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, और दूसरा वो क्या करते हैं, एसिडिक होता है या रिएक्टिव होता है, और दूसरा ये कीटो इनॉल टेट्रामेरिन शो करता है, कीटो इनॉल टेट्रामेरिन शो करता है। अब मैं यहाँ से आपको की 2 पॉइंट बताने वाला हूँ, कीटो इनॉल टेट्रामेरिन और आपका क्या वाला, कीटो इनॉल टेट्रामेरिन और हाँ, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं। जैसा था ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH और OCH3, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो जैसे ही बेस आएगा, कोई भी बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, जैसे ही बेस हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये किस में बदल जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि CH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको कहते हैं इनोलेट आयन। क्या कहते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं। ये क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इनोलेट आयन, ये इनोलेट आयन। और ये जो इनोलेट आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इस बात को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इस पे नेगेटिव था, इसका नाम इनोलेट आयन है। अब ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जैसे CH3 C डबल, इनोलेट आयन बना रहा हूँ, CH में नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और CH3, इनोलेट बना रहा हूँ, इसका इनोलेट बनाऊंगा। बेसिकली क्या होता है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाता है और चार्ज यहाँ आ जाता है, तो ये हो जाएगा CH3C O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया है, ठीक है जी, ये हो गया है। एक फॉर्म आपकी कीटो फॉर्म है, ये ऊपर वाली फॉर्म है, इसको मैं कीटो फॉर्म कहता हूँ, और नीचे वाली फॉर्म को मैं क्या कहता हूँ, इनॉल फॉर्म कहता हूँ। ये कीटो फॉर्म है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, ये क्या है, इनॉल फॉर्म है। बेसिकली कीटो फॉर्म हमेशा, कीटो फॉर्म जो होती है वो इनॉल फॉर्म से, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से। क्या है, स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, स्टेबिलिटी की बात करूँ मैं, कीटो फॉर्म, इसका रीजन क्या है, कीटो फॉर्म में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जबकि इनॉलिक फॉर्म में आपके पास क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। कार्बन ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, स्टेबल बॉन्ड होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के मुकाबले, इसीलिए कीटो फॉर्म स्टेबल होती है मैक्सिमम केसेस में इनॉलिक फॉर्म की कंपैरिजन में, ठीक है जी। और फाइनल आखिरी एक चीज बतानी है मुझे आपको, और मतलब और भी चीजें हैं उसमें बहुत सारी, पर टॉपिक की बात है, आखिरी जो टॉपिक है वो है क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेशर एस्टर कंडेंसेशन। ऐसा नहीं है कि आपने MCQ वाली वीडियो नहीं देखना है, बस मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन में क्या करते हैं, जब हम 2 एस्टर के मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 एस्टर मॉलिक्यूल लेते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, अगर हम उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं, बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं या एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन। क्या कहा मैंने, हमने 2 एस्टर के मॉलिक्यूल लिए, जब हम क्या करते हैं 2 एस्टर के मॉलिक्यूल लेते हैं, उनका बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्लेशन एस्टर कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O C और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, हाँ, और बेस लूंगा मैं, यहाँ पे बेस ले लेता हूँ मैं C2H5O Na में, ये कोई भी बेस ले लेता हूँ, मैं कोई भी बेस ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा बीटा कीटो एस्टर बनेगा, ठीक है, बीटा कीटो एस्टर बनेगा या एक्टिव मिथाइलिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं इसकी मैकेनिज्म आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप करके मैकेनिज्म बता देता हूँ और इसको खत्म कर देते हैं। मैकेनिज्म, पहले स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो जैसे ही हो गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 है, तो जैसे ही ये बेस के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बेस इस हाइड्रोजन को खींच लेता है और ये इनोलेट आयन में बदल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और CH3,
ठीक है जी, ये हो गया इनोलेट आयन बन गया। स्टेप 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ किसका, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन बन गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, एडिशन ऑफ रिएक्शन। ये जो इनोलेट आयन होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। मतलब क्या है, मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ये सेम मॉलिक्यूल तो है, ये इसी का एस्टर का ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, और यहाँ से जैसे मेरा इनोलेट आयन आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और O, इसको C2H5 कर दो, OC2H5 कर दो, OC2H5 OC2H5 कर देता है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ये एडिशनल प्रोडक्ट बना देंगे। तो कैसे बन देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, अब सिंगल बॉन्ड आएगा, O हो गया है और OC2H5 हो गया है आपका C, और क्या हो जाएगा आपका, ये जुड़ गया ना, ये हो गया है आपका CH2, यहाँ पे जुड़ गया ना CH2, ठीक है, और CH2 ये ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O, इसी तरीके से ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी। मैंने ठीक है, देख लेंगे आप।